हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने गॉस की प्रमेय का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग पढ़ा था, जिसमें हमने अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया हुआ था। तो वो क्या व्यंजक निकल कर आया था हमारे पास, देखें ज़रा। हमारे पास आया था E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया था, जहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। अब इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस वाले लेक्चर में हम किसी पतले खोखले गोले के कारण जो एक समान रूप से आवेशित है विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। अगर हम किसी खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर रहे हैं, या क्वेश्चन में इस तरह का आता है कि किसी खोखले गोले के कारण विद्युत गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो वो 3 स्थितियों में निकलता है। अब वो 3 स्थितियाँ कौन कौन सी होंगी, आइए देखिए। तो पहली स्थिति जो होगी वो होगी हमारे पास जब बिंदु मतलब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जब बिंदु चालक बोल सकते हैं, खोखले गोले को ही चालक बोल रहे हैं, खोखले गोले के बाहर स्थित हो। पहला बिंदु क्या है, जब बिंदु जो है वो खोखले गोले के बाहर स्थित है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, जब बिंदु खोखले गोले की सतह पर, इस बार बाहर ना होकर सतह पर स्थित हो, दूसरे बिंदु पे निकालेंगे। तीसरा बिंदु क्या निकलेगा, जब बिंदु खोखले गोले के भीतर मतलब अंदर, खोखले गोले के अंदर स्थित हो। इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस वाले व्यंजक में ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यंजक निकल कर आता है हमारे पास इस वाली इकाई का। देखें जरा। अब पहला बिंदु हम बात कर लेते हैं, पहले बिंदु के अंतर्गत निकाल रहे हैं जब बिंदु खोखले गोले के बाहर स्थित हो। तो पहले भी बताया हुआ है, अगर हम कोई सा भी व्यंजक करते हैं, अगर किसी प्रमेय की सहायता से या किसी नियम की सहायता से करते हैं, सबसे पहले वो नियम या प्रमेय लिख लेते हैं। तो हम गॉस की प्रमेय लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जिस चित्र के अनुसार या चित्र बनाकर हम व्यंजक करते हैं वो चित्र जरूर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक खोखले गोले की बात कर रहे हैं, तो खोखला गोला बना लेते हैं। तो ये हमने एक खोखला गोला बनाया, ठीक है। इसका केंद्र हमने मान लिया खोखले गोले का O, और ये इसकी त्रिज्या मान ले रहे हैं, कुछ भी मान लो, R मान लो। अब इस पर कोई धनावेश उपस्थित है। पहले भी बता चुके हैं कि खोखले गोले को जब भी आवेश दिया जाता है तो केंद्र पर आवेश नहीं आता, बल्कि आवेश क्या होता है, बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन बिंदु मान ले रहे हैं कि O पे रखा हुआ है, एक जगह पे केंद्रित मान लें, क्योंकि चारों तरफ अगर मानेंगे तो आवेश जो है वो समान रूप से वितरित होगा। किसी भी बिंदु पर मान लो तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी चारों तरफ उसका मान बराबर ही होगा। अब जहाँ पर पहला बिंदु कह रहा है कि बिंदु जो है खोखले गोले के बाहर स्थित है, तो मान ले रहे हैं कि केंद्र से R दूरी। अब ये बाहर मान लिया बिंदु हमने, इसके ऊपर भी नहीं माना, अंदर भी नहीं माना, बाहर मान लिया। इसकी दूरी हम मान ले रहे हैं स्मॉल r, छोटे r दूरी पर स्थित है, ठीक है। कितनी दूरी पर स्थित है, ये बिंदु वो है, ये P बिंदु मान लो, कोई बिंदु P है। तो जहाँ पर हमारे पास OP कितना आ गया, मान लिया स्मॉल r, निकल कर आ गया। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें उस बिंदु पर निकालना है जो बिंदु खोखले गोले के बाहर स्थित है। अब इस बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें, या ये बिंदु इधर भी ना मान के कहीं भी मानते,
तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो बराबर ही आता है अगर दूरी बराबर रखते हैं तो अब गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के लिए ज़रूरी है कि कोई गॉसीय सतह हो। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम एक गोले का रूप दे देंगे। वैसे भी चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बराबर ही आने वाला है, कहीं भी बिंदु खींचो, जरूरी नहीं इसी डायरेक्शन में, इधर को भी खींचते या नीचे को भी खींचते बराबर दूरी पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बराबर ही आता है। तो इस तरीके से हम एक गोले का निर्माण कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है एक गॉसीय सरफेस की, है ना, और गॉस की प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए ही, गॉसीय सतह के लिए ही लागू होती है। तो ये हमने एक गोले का निर्माण कर लिया इसके अंतर्गत। अब देखें जरा, इस बिंदु पर बाहर की तरफ लगेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और इसका हम छोटा सा स्मॉल एलिमेंट यानी कि क्षेत्रफल अवयव मानेंगे ds। उसकी दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर ही होगी, एक ही दिशा में होगी और सतह के लंबवत होगी। तो ये इस तरह का ड्रॉ हम पहले भी बना चुके हैं किसी गोले, जब हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी हुई थी या गॉस की प्रमेय का हमने एक उपयोग देखा था जिसमें हमने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम निकाला हुआ था, उसमें भी एक स्फीयर या गोला माना हुआ है। तो आप ये जो थ्योरी इसकी लिखेंगे जब हम डेरिवेशन में, तो अलग से कोई थ्योरी नहीं लिखना है, आप वही की वही थ्योरी लिख सकते हो। बस ध्यान रहे जो दूरी हम मान रहे हैं, छोटा r या बड़ा r, तो उसका ध्यान रहे, वो उसको मेंशन करें, वैसे का वैसा रट के ना लिखे, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये हमारे पास चित्र तैयार हो गया। अब हम देखेंगे कि गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो हम देखेंगे गोले से संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, लिंक, गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखो अपने पास सूत्र होता है फाई ई बराबर, समाकलन लगाते हैं फिर E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अभी तक ये तो बार बार उपयोग में ला रहे हैं तो सबको याद हो ही गया होगा। देखें ज़रा, जब भी हम वेक्टर यहाँ पर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ई कॉस थीटा आता है, तो ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखें कि थीटा का मान कितना है, तो देख पा रहे हैं कि ds की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो समान है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आ रहा है, थीटा का मान यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री निकल कर आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो देखें थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो हमारे पास फाई ई कितना हो जाएगा, देखें फाई ई कितना हो जाएगा, ई ds हो जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें फाई ई को हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ ds, और इंटीग्रेशन ऑफ ds को हमने पहले क्या लिखा हुआ था, थोड़ा सा हम जल्दी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ पहले भी कर चुके हैं तो आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। और E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ds की जगह 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिख दिया, क्योंकि ds जो है वो आपका क्षेत्रफल अवयव है। अब जब उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी कि समाकलन कर रहे हैं, तो हमारे पास ds का क्या आ जाएगा, s यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो वो हमने लिख दिया। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान रखना, समाकलन ds की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा समीकरण 1। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो हम लेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय अनुसार क्या कहती है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हमारी गॉस की प्रमेय हो गई। इतनी बार बोल दी है कि बार बार सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है 12th क्लास के लिए। अब ये समीकरण 2 आ गया हमारे पास। अब हम लेंगे समीकरण 1 और 2 से, समझ पा रहे होंगे क्या करने वाले हैं। समीकरण 1 व
2 से। देखिए तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, फाई ई की जगह वो मान रख देंगे, या LHS बराबर है तो RHS को भी बराबर रखना ही पड़ेगा, पुराना नियम है। तो E इंटू 4πr² बराबर Q/ε0 हो जाएगा। अब देखें ज़रा E का मान निकालना है तो निकाल पाएंगे, क्या आएगा, E बराबर 1/4πε0। तो पहले से 4π को यहाँ ले जाओ और Q के बटे में R को लिख दो, हमने पहले ही जमा के लिख दिया लो। तो ये हो गया हमारे पास E का मान आ गया। तो ये जो सूत्र निकलता है ये निकलता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जाना माना और पहचाना हुआ फॉर्मूला, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले हम निकाल चुके हैं इसको। ठीक है, तो E बराबर आ गया 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो ये पहले बिंदु के लिए आया। अभी हमें 2 बिंदु और निकालना है। पहले बिंदु के लिए आया, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से देख लो कि हमारे पास कोई खोखला गोला है, इस खोखले गोले के बाहर कोई बिंदु माना हुआ है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें मान ज्ञात करना है। माना कि वो बिंदु P है, उसकी दूरी जो है केंद्र से छोटा r है, स्मॉल r। अब इस पर बिंदु पर बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी E, और उसका एरिया एलिमेंट जो होगा, क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो ds, उसकी दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिशी होगी। अब जहाँ गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा, जो हमारे पास सूत्र होता है फाई E बराबर EDS, और अगर हम जहाँ पे वेक्टर या सदिश हटाते हैं तो क्या आता है cos थीटा। तो थीटा का मान कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा EDS। ds की जगह पे हमने रख दिया है 4πr², और E को बाहर निकाल के लिखेंगे, एक E का मान नियत रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा फाई E बराबर कितना आ गया, फाई E बराबर E इंटू 4πr²। अब गॉस की में हम जानते ही हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस फाई E की जगह पे ये रख दिया और E का मान निकाला, तो हमारे पास E बराबर आ गया 1/4πε0 Q/r²। तो ये सिंपल था, हमारे पास सूत्र निकल कर आ गया। अब आगे हम दूसरे बिंदु पे देखेंगे, जहाँ पर जो बिंदु है हमारा वो गोले की सतह पर स्थित है। जब तक आप इसको इतना लिखिए, हमारे पास जब बिंदु गोले या चालक लिख सकते हैं, खोखले गोले की सतह पर स्थित हो। इस बार जो बिंदु है वो खोखले गोले की सतह पर ही स्थित है। तो देखें हमारे पास ये खोखला गोला बनाया, ये उसका केंद्र हुआ, ये उस पर आवेश उपस्थित हुआ, और इस बार जो हमारा बिंदु है P वो गोले की सतह पर ही है। इसकी दूरी कैपिटल R मान लो, है ना, उससे अलग बतानी पड़ेगी, नहीं तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। और इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है बाहर की ओर E, और इसका अगर हम क्षेत्रफल सदिश माने तो वो ds भी लगेगा बाहर की तरफ, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगेगा। तो ये वैसा ही चित्र बन गया। ऐसा कैसा चित्र हमने जब गॉस में सिद्ध की थी वहाँ पर बनाया हुआ था। तो थ्योरी हमको बार बार अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है, वही थ्योरी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखें आप, यहाँ पर OP का मान आ रहा है कैपिटल R, वहाँ पे था स्मॉल r। तो अब हम पूरा सॉल्व ना कर अगर हम पूरा सॉल्व करें तो वैसा का वैसा स्टेप हमें अपनाना पड़ेगा कि उससे लिंक फ्लक्स कितना आएगा, संबद्ध फ्लक्स आएगा EDS cos थीटा, तो E इंटू 4πr²। फिर अपन लगाएंगे गॉस की पर में लगा के हमारे पास वैसा का वैसा सूत्र निकल आएगा। तो हमारे पास जो पिछला सूत्र आया था, देखना यहाँ पर हमारे पास आया था, उसको समीकरण 3 दे सकते हो चाहो तो, E बराबर 1/4πε0 Q/r का वर्ग। ये वाला सूत्र अभी इसके पहले आया हुआ है जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है। यहाँ पर OP था स्मॉल r, अब OP जहाँ पर है कैपिटल R, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल r की जगह पर हम कैपिटल R का मान रख सकते हैं। तो हमारे पास E बराबर 1/, इतना पूरा सॉल्व करने की अपन कोई आवश्यकता नहीं है। फिर
आसानी से अपना काम हो गया। और ये आर का बल, क्योंकि सूत्र तो वही का वही निकल कर आना है, केवल दूरी परिवर्तित हो रही है। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वगैरह या संख्यात्मक प्रश्न भी आता है तो दूरी का मान बदल कर रखेंगे, सूत्र तो वही प्रयुक्त करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो ये दूसरा बिंदु के लिए निकल आया। बस मेहनत क्या लगेगी, चित्र बनाने में और उसकी थ्योरी लिखने में। बाकी सॉल्व तो आपका जो शुरू से ही चल रहा है एक ही सॉल्व है, अलग से सॉल्व नहीं है। कोई बिंदु अलग से नहीं पूछेगा, तीनों बिंदु साथ में ही पूछे जाएंगे, ध्यान रखें। अब तीसरा बिंदु हमारे पास क्या आता है, देखें। तीसरा बिंदु आता है हमारे पास जब बिंदु गोले के भीतर यानी गोले के अंदर स्थित हो। तो इस बार जो बिंदु है वो गोले के भीतर ही मान रहे हैं कि कोई अंदर ही प्रेजेंट है, गोले के अंदर ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखना, तो चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी में समझ में आ जाएगा। कोई अलग से चित्र बार बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा चित्र ये गोला है। अब बिंदु जहाँ बाहर नहीं है, इस पर सतह पर भी उपस्थित नहीं है, इसके बाद अंदर कहीं स्थित है। मान लिया कि केंद्र पर ही स्थित है, ठीक है, अंदर कहीं बिंदु स्थित है। तो हम देखेंगे गोले से संबद्ध, ये हटेंगे, इसकी अलग करना है इसको, गोले से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या निकल कर आता है अपने पास, फाई ई बराबर ई डी एस, और इसी को लिख पाएंगे अपन फाई ई बराबर समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। वही थीटा का मान 0 होगा, और वही चीज़ बार बार कर रहे हैं तो आपको आ जाना चाहिए। और यहाँ पर ई को हम बाहर निकाल के लिख लेंगे डायरेक्ट, ये आ जाएगा हमारे पास डी एस आ जाएगा। और डी एस का फिर से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे देंगे। एक्स भी मान सकते हैं, जैसा कुछ मानना, हमने स्मॉल आर मान लिया। फिर से बिंदु जो है वो यहाँ प्रेजेंट है या केंद्र पर ही प्रेजेंट है, मतलब गोले के अंदर है, गोले के बाहर या सतह पर नहीं है। अब हम लेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय अनुसार सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं जो अपन ने पहले करी हुई थी। क्या आई थी, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पे आती है बात ध्यान रखने वाली, है ना। Q बराबर यहाँ पर होगा 0 यानी कि 0। कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी खोखले चालक को, पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं अपन, कि किसी भी खोखले चालक को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। गोले के अंदर आवेश नहीं रहता, ठीक है। जब गोले के अंदर आवेश नहीं रहता तो यहाँ पर बिंदु अगर अंदर मान रहे हैं, बाहर बिंदु मान के चल जाता है, क्योंकि चारों तरफ समान रूप से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अंदर आवेश जाता ही नहीं है। वो तो हम संपूर्ण आवेश क्यू मान लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर हम देखना है कि क्यू का मान 0 है। किसी भी खोखले चालक के अंदर क्या है, आवेश नहीं जा रहा है, तो उसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई हमारे पास कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के ऊपर हम क्या करें, ऊपर से पिंजरा रख दें, है ना, खोखला पिंजरा रख दें, उसे पिंजरे से ढक दें व्यक्ति को, और वो पिंजरा जो है व्यक्ति को कहीं भी टच ना कर रहा हो, स्पर्श ना कर रहा हो, और उस पिंजरे को हम क्या करें, करंट लगाएं। जब उस पिंजरे को हम करंट लगाएंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। करंट जो है वो पिंजरे की बाहरी सतह पर फैल जाएगा। करंट मतलब कि आवेश जो है
वो बाहरी सतह पर फैल जाएगा, व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। कब तक? जब तक वो व्यक्ति जो है वो पिंजरे को टच ना करे, स्पर्श ना करे। क्यों? क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं गया तो उसको करंट नहीं लगा, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या रहा? शून्य रहा। ठीक है, अब देखें ज़रा, तो Q का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 होगा, तो हमारे पास फाई ई कितना आ जाएगा? फाई ई बराबर भी आ जाएगा 0। ठीक है, फाई ई भी कितना आ जाएगा? 0। तो अब हम समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हम फाई ई का मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखना यहाँ पर E इंटू 4 पाई R का वर्ग बराबर 0 आ जाएगा। तो अब E का मान कितना आ गया? E का मान आ गया 0 आ गया। E का मान, E का मान आया 0, क्योंकि इसको बट्टे में ले जाएंगे और 0 में किसी भी चीज़ का भाग दो तो कितना आता है? 0 आता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास निकल कर आता है। आप लिखे भी लेना यहाँ पर कि किसी खोखले चालक के अंदर, किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है वो 0 होता है। बोर्ड में इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी खोखले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 3 स्थितियों में निकल के आ रहा था। पहली स्थिति थी कि गोला जो है उसके बाहर कोई बिंदु स्थित है खोखले गोले के, या गोले की सतह पर स्थित है, या गोले के अंदर स्थित है। तो इसी व्यंजक के साथ ये वाला अध्याय हमारा, ये हमारे अध्याय का आखिरी व्यंजक था, अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, अब हम अगला अध्याय शुरू करने से पहले इस अध्याय के कुछ संख्यात्मक प्रश्न देखेंगे और बोर्ड में किस तरह के ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।